बिहार के समस्त शिक्षक मित्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबों के बीच ईपीएफ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा पर कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने के लिए जा रहा हूँ। मित्रों, नई सेवा शर्त जारी होने के बाद से सबसे ज़्यादा अगर कहीं कंट्राडिक्शन है तो वो है ईपीएफ, क्योंकि लेटर जारी होने के बाद 1 सितंबर 2020 से ईपीएफ का लाभ बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों को दिया जाना है और सितंबर के आधा महीना लगभग बीत चुका है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जो ईपीएफ के रूप में अपना डिटेल देंगे, कौन सा देंगे और कौन सही होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि उस समय वेजेज का कॉलम था, जिसके बाद से आम शिक्षक, शिक्षक संगठन, विधान परिषद, इन सबों के द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षा निदेशक होते हैं उनके द्वारा एक लेटर जारी होता है। उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2020 और ग्रोस सैलरी देने की बात करते हैं। उनके द्वारा यह बताया जाता है कि आपको ईपीएफ का लाभ 1 सितंबर से दिया जा रहा है, इसलिए आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग के रूप में 1 सितंबर 2020 भरें। दूसरा महत्वपूर्ण बात है बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी या कौन सी सैलरी। अब यहाँ ग्रोस सैलरी भरवाया जा रहा है, तो ग्रोस सैलरी में यदि हम कुल सैलरी भरते हैं जो हमें वर्तमान में मिल रही है, तो क्या ग्रोस सैलरी भरने के बाद हमें ग्रोस सैलरी का ही 12% पीएफ कटेगा, या सरकार के द्वारा जो 15,000 रुपये निर्धारित किया गया उतना पर ही कटेगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ आकर के फंसाई है कि हमारे खाता से 12% जो राशि कटेगी वो सिर्फ 15,000 पर कटेगी, या हमारा जो वर्तमान में बेसिक है उस पर कटेगी, या बेसिक प्लस डीए पर कटेगी, या कुल पर कटेगी। क्योंकि कुल पर कटने का तो प्रावधान है ही नहीं। यदि हम ग्रोस सैलरी के रूप में कुल वेतन डालते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट हो रही है कि सरकार हमारी 15,000 पर ही काटेगी। तो फिर इस फॉर्मेट में सुधार से क्या लाभ मिला हम शिक्षकों को? क्या इस रूप का फॉर्मेट देने का मतलब ऐसा तो नहीं कि संघ का विरोध समाप्त हो जाए, विभिन्न पार्षदों का जो विरोध ज्ञापन दिया गया है वो चुप हो जाए, आम शिक्षक मूल मुद्दा से भटक जाए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि यह हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार हमें 15,000 पर ही दे रही है, लेकिन हमारा जो बेसिक प्लस डीए है उनका कम से कम 12% कटना चाहिए, जो प्रावधानित है, जो ईपीएफ 1952 में ऐसा वर्णित किया गया है। तो मैं आप सबों के माध्यम से संघ के विभिन्न प्रतिनिधि को आगाह करना चाहता हूँ कि ईपीएफ में जो विसंगति अभी भी है, उस विसंगति को दूर करने के लिए स्पष्ट लेटर की जरूरत है, ताकि सभी आम शिक्षकों का भविष्य का निर्माण हो सके, उनका भविष्य का निर्धारण हो सके। क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बहुत ऐसे बंधु हैं जो 12-14 वर्ष सेवा दे चुके हैं, उनको तो एक पैसे का लाभ अभी तक नहीं मिला। अब शुरू होगी, इसमें भी विभिन्न तरह की उलझने, विभिन्न मतलब कुल मिलाकर के लग रहा है कि ईपीएफ जो व्यवस्था की गई है इसमें भी हमें ठगा ही जा रहा है। तो इसके लिए आप सबों को प्रयास करना चाहिए और शिक्षक के हित में इस कार्य को संपादित करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पुनः अगले पोस्ट में आप सबों के बीच एक महत्वपूर्ण विचार लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबों को पुनः मेरा प्रणाम।